रहा है। हाल ही में एक स्मारक का विध्वंस कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। कहां तोड़ा गया, कौन सा स्मारक तोड़ा गया और इसकी वजह से क्या हुआ, वो मैं सारी बातें बताता हूं। पहली बात, एक मुल्लीवाइकल नामक मेमोरियल है जिसे श्रीलंका में तोड़ दिया गया है, जिसे तोड़ने के कारण लोग विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है, आइए अब थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको एक एक करके सारी बातें। सबसे पहली बात है श्रीलंका की। तो मैप में आप श्रीलंका को ढूंढिए। यह है भारत। भारत के नीचे दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु से सटा हुआ। ये तमिलनाडु मेरा बोलना कारण है, क्यों बोल रहा हूं तमिलनाडु, इसके पीछे रीजन है। आप याद रखिएगा, तमिलनाडु और तमिलनाडु में तमिल पाए जाते हैं, यह तथ्य भी याद रखिएगा। तमिलनाडु में कौन पाए जाते हैं, तमिल पाए जाते हैं, यह तथ्य भी याद रखिएगा। ठीक है बेटा। यहां से जुड़ा हुआ एक देश है, यह रहा आपका श्रीलंका। श्रीलंका में भी दिशाओं के हिसाब से बात करें तो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट हैंड साइड पर ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके वेस्ट है। नॉर्थ वाले पोर्शन पर यहां पर एक शहर है जिसका नाम है जाफना। क्या नाम है इस शहर का, जाफना नामक शहर है। चलिए ठीक है, आगे की बात बताते हैं। इस जाफना में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ जाफना। ऑब्वियस सी बात है भाई, हर शहर में जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर है, तो जाफना में जाफना यूनिवर्सिटी है। ठीक बात है। तो क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जाफना यूनिवर्सिटी में ये एक ऐसा, जैसे अपने नहीं लगा देते महात्मा गांधी जी का स्टैचू, भगत सिंह जी का स्टैचू या अंबेडकर साहब का स्टैचू, सबका स्टैचू लगा देते हैं ना, ऐसे ही ये एक स्टैचू लगाया हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टैचू है, स्टैचू लगा होगा। यूनिवर्सिटी में जैसे लगाते हैं वैसे लगा दिया। लेकिन इसको हाल ही में एक बुलडोजर ने रात को हटा दिया। पहली बात तो यह कि यह स्टैचू है क्या सर, समझ में ही नहीं आ रहा है ये है क्या, और दूसरा फिर हटा क्यों दिया है, यही तो दो सवाल हैं। ठीक बात है, पहले तो मैं आपको यह बता दूं ये है क्या और यह हटा क्यों दिया, दोनों ही बातें अपने आप में एक कहानी है, आपको वही सुननी है। परिणाम क्या निकला, इसके चलते श्रीलंका वापस से उबल रहा है। तमिलनाडु सरकार इंटरफेयर की मांग कर रही है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या था यार इस स्टैचू में, देख करके तो पता ही नहीं लग रहा है कि ये क्या है। आइए मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। देख करके आपको शायद यहां पर यह तो समझ में आ गया होगा कि लोगों के हाथ दिख रहे हैं। देखिए जरा, लोगों के हाथ हैं और लोग इस प्रकार से अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, ऐसे हाथ हैं ये, उम्मीद है सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, इस हाथ में फिर ये क्या है, ये स्टोन जैसी संरचना क्या है। अब मैं आपको यह बताता हूं स्टोन जैसी संरचना क्या है। मेरे प्यारे साथियों, ये हाथ हैं लाशों के। ये हाथ किसके हैं, लाशों के हाथ हैं। और ये लाश कहां पड़ी हैं, ये समुद्र में पड़ी हुई लाश है। बोले क्या कहना चाहते हो सर आप, मैंने कहा ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वर्ष 2007 में हुए तमिल के ऊपर, तमिल लोगों के ऊपर जो नरसंहार था, मानवीय नरसंहार, जिसमें कि लगभग 40,000 तमिल लोगों को मार दिया गया था। उस नरसंहार का यह सिंबल है। जिन्हें, अब आप सोचिए कहां की बात हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो अब आप सोचिएगा कि जिस बारे में मैंने बात करी उसके बारे में देखिए। जाफना की यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। जाफना इस जिले में स्थित है और यह जिला जो है इसमें मुल्लीविट्टू नामक स्थान पर एक घटना हुई थी। कब की घटना है, वर्ष 2009 की घटना है, जब श्रीलंका की सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, श्रीलंका की सरकार के द्वारा तमिल लोगों के ऊपर एक प्रकार से वो क्या कहते हैं उसको, ऐसी गतिविधियां या तमिल सरकार के द्वारा, तमिल लोगों की, श्रीलंका सरकार के द्वारा तमिल लोगों के ऊपर ज्यादती की गई। ज्यादती मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि सरकार ने की है, लेकिन हां यह बोलना पड़ेगा क्योंकि यह एक मानवीय नरसंहार था। भीषण त्रासदी में से शामिल किया जाता है मानवीय सभ्यता के, जिसमें तमिल को खत्म करने के लिए, तमिल लोगों को खत्म करने के लिए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इकट्ठा हुए तमिल लोगों के ऊपर श्रीलंका की सेना कूद पड़ी। और यहां पर समुद्र के किनारे खड़े हुए ये लोग, जिस तरह से आपको ये जगह दिख रही हैं, कुछ शायद नजर आ रही हो, यहां पर खड़े लोग, इनके ऊपर पुलिस की बौछारें, गोलियां चलने लगी और ये लोग पानी में गिर गिर करके मरने लगे। कहते हैं कि ये एक प्रकार से भारत के जलियांवाला बाग का मल्टीपल्स में बहुत बड़ा इंसिडेंस था। मेरे प्यारे साथियों, लगभग हजारों की संख्या में यहां लोग मरे। एक आंकड़ा कहता है कि 40,000 से अधिक लोग जो एक ही जगह एकत्रित हो रखे थे, उन एकत्रित हुए लोगों पर जब अचानक गोली चलने लगी तो वो पानी में डूब करके मर गए और उन्हें कोई बचाने नहीं आया। इसे ही मुल्ली कल्वू, यही यह जो जगह, ये मुल्ला तीवू मैसेकर कहलाती है, नरसंहार कहलाती है। श्रीलंका में जो मेजॉरिटी में लोग पाए जाते हैं, मेजॉरिटी यानी बहुतायत में जो लोग पाए जाते हैं,
वो सिन्हले ही हैं। और ये सिन्हले जो हैं ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? बौद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। किस धर्म को फॉलो करते हैं? बौद्ध धर्म को। वहीं पर जो तमिल हैं ये हिंदू मान्यताओं को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? हिंदू मान्यताओं को फॉलो करते हैं। अब थोड़ा सा इसका इतिहास बताते हैं और मेजॉरिटी माइनॉरिटी बताते हैं। तमिल लोग यहां पर परसेंटेज के हिसाब से 10% हैं, ठीक है ना, और 90% यहां पर सिन्हले लोग हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहां केवल 2 ही धर्म पाए जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में बौद्ध और हिंदू इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, जिन्हें हम सामान्यतः सिन्हले और तमिल की लड़ाई कहते हैं। इस लड़ाई के पीछे का इतिहास बहुत पुराना है। और क्या इतिहास है, उस इतिहास को चलिए मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक बार के लिए थोड़ा सा आप इस मैप को देखने का प्रयास कीजिए। साथियों, इस मैप को जब मैं आपको समझाने लगूंगा तो आपको इतिहास की कुछ बातें भी सीखनी पड़ेंगी, और वो क्या है आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। बात क्या है ना साथियों, शुरुआत करते हैं हम 7वीं से लेकर 11वीं सेंचुरी की। जब ऐसा हुआ करता था कि जो सिन्हले लोग थे, यानी कि 700 से लेकर 1100 की बात है, यहां पर रहने वाले जो सिन्हले लोग हैं इनकी तमिलनाडु के तमिल लोगों के साथ काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। ये लोग इन्हें यहां से यहां आने के लिए आमंत्रित किया करते थे कि आप हमारे यहां आकर के रहना प्रारंभ करिए, कोई बात नहीं। और यहां श्रीलंका में सिन्हले और तमिल आपस में मिलजुल कर भी रहा करते थे। समय बदलता है, समय बदलता है, तमिल लोग यहां पर आते रहे और अपने लिए जो भी आवश्यक फिशरीज है, मछली पालन है, ये सब काम करते रहे। घटनाएं आगे बढ़ती रही, याराना बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, समय आता है 19वीं सदी के अंदर, और 1815 में इस श्रीलंका नामक आइलैंड पर मेरे प्यारे साथियों ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। किसका कब्जा हो जाता है? ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। यह ब्रिटिशर्स का हुआ कब्जा यहां पर 1815 से चल के 1948 तक रहा। और ब्रिटिशर्स ने इस क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम है इक्वेटर के नजदीक है, बारिश भी अच्छी है, क्लाइमेट भी पसंद का है, तो यहां पर प्रमुख रूप से खेती होती है रबर की, यहां पर खेती होती है कॉफी की। रबर और कॉफी के उत्पादन के लिए ये चाय कॉफी और रबर का उत्पादन बहुत होता है। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु से लोगों को श्रीलंका में ले जाया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्या करने के लिए? एज ए लेबर। यानी ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि तमिल लोगों को यहां से श्रीलंका ले जाते थे एक लेबर बना करके। चलिए, इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से बहुत सारे लेबर जो हैं वो तमिलनाडु शिफ्ट होते रहे। श्रीलंका आजाद 1948 में हुआ था, यह बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब क्या होता है साहब, असल में जब ये लेबर यहां गई, चूंकि ये ब्रिटिशर्स के कहने पर आई थी, तो ब्रिटिशर्स इनके प्रति थोड़े से नरम बर्ताव रखते थे। नरम से मतलब हुआ कि इनका ख्याल रखते थे। इनके ख्याल में वो करते क्या थे? इनके ख्याल में इनके लिए एजुकेशन की प्रॉपर व्यवस्था, इसके साथ साथ हेल्थ की फैसिलिटी, ये तमाम चीजों का विकास इनके लिए किया जाता था। परिणाम क्या निकलता था कि जो श्रीलंका की सिविल सर्विसेज थी, उन सिविल सर्विसेज के अंदर मेरे प्यारे साथियों तमिल लोगों का बहुतायत में संख्या आ गई, या तमिल लोग जो थे वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने लगे। तो मुद्दे को दोबारा से समझने का प्रयास कीजिए कि जो श्रीलंका है वहां पर सिन्हले जो हैं, उन सिन्हलों के द्वारा यह फील किया गया कि भाई हम लोग जो हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। और नजरअंदाज करके ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा तमिल लोगों को ही वहां का सिविल सर्वेंट बनाया गया। यानी कि जो आप आज समझते हैं भारत का जैसे आईएएस होता है, ऐसे वहां का जो सिविल सेवक है वो अब तमिल होने लगा। इवन ऐसा तक होने लगा कि तमिलनाडु के ही लोग श्रीलंका के अंदर आईएएस ऑफिसर बना करते थे। ये सब चलता रहा। इससे सिन्हले लोगों के अंदर एक नस्लीय हीनता की भावना आने लगी ब्रिटिशर्स के कारण। उन्हें लगने लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये उच्च समझते हैं तमिल को और निम्न समझते हैं सिन्हले को। इस कारण से उनके मन में एक द्वेष भाव पैदा होने लगा तमिल्स के खिलाफ। आगे बढ़ती है, देश आजाद होता है 1948 में। कौन सा? श्रीलंका आजाद हुआ तो यहां के लोगों में गुस्सा था। किसके प्रति? अंग्रेजों के साथ साथ तमिल के प्रति भी। तमिल के प्रति गुस्सा था। यही कारण है कि 1948 में बनी हुई श्रीलंका की सरकार ने मेरे प्यारे साथियों सबसे पहले जो काम किया वो क्या किया? श्रीलंका की सरकार ने अपने देश के अंदर एक ही भाषा चलने दी, एक ही धर्म चलने दिया
और सिटीजनशिप के मामले में भी जो नागरिकता दी गई वो केवल सिन्हले को दी गई। दोबारा से सुनिएगा, 1948 में क्या हुआ, श्रीलंका में सरकार बनी, सरकार ने धर्म के रूप में बौद्धिज्म को समर्पित किया। नंबर एक बात, जो मतलब रहने के लिए जो सिटीजनशिप दी गई, नागरिकता दी गई, वो केवल सिन्हले को नागरिकता दी गई। और यह कहा गया कि जो तमिल लोग हैं ये कभी भी सिविल सर्वेंट नहीं बन पाएंगे, यानी कि तमिल को सिविल सर्वेंट से बाहर निकाल दिया, इनकी भाषा को अवरुद्ध कर दिया गया और सिन्हले को ही पूरे देश का अधिकार दे दिया गया। यानी कि इतने बड़े देश में जहां 10% के आसपास आबादी अभी भी तमिल्स की थी, वहां पर अब सिन्हले लोगों के द्वारा उनके खिलाफ जो द्वेष था वो सरकार के माध्यम से निकलना शुरू। समय 1976 के अंदर मेरे प्यारे साथियों गठन किया जाता है लिट्टे का। किसका गठन किया जाता है? लिट्टे का। और किसके नेतृत्व में गठन किया जाता है? तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों प्रभाकरण के नेतृत्व में एक संगठन का निर्माण किया जाता है जो तमिल लोगों के हितों की बात करेगा। जो किसके हितों की बात करेगा? जो तमिल लोगों के हितों की बात करेगा। एक संगठन बनता है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यह बन चुका है आपका संगठन जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। इसे ही आप लिट्टे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिट्टे के नाम से जानते हैं। और इसने मेरे प्यारे साथियों क्या काम करना शुरू किया? इसने अपने श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग हैं उनके हितों की बात करना प्रारंभ किया। अब क्या होता है? अब होता यह है कि तमिल लोगों के हितों की बात करने का तरीका क्या अपनाया जाए? तरीका यही है कि प्रदर्शन किए जाएं, सरकार के खिलाफ भाषण दिए जाएं, अपने हितों की मांग की जाए। लेकिन शुरुआत में किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। प्रभाकरण एक बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे और इनका जो क्षेत्र था ना, यह जाफना के आसपास वाला ही क्षेत्र था। मतलब यह था कि जो तमिल थे ना वो रहते भी इसी तरफ थे। देखिए आप इसको मैप को समझने का प्रयास कीजिए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, तमिल लोग यहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के नजदीक से ही तो गए थे ये लोग। यही कारण है कि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो आज भी इनके साथ साथ जो यहां पर श्रीलंका में रहने वाले तमिल हैं उनके साथ साथ भावनात्मक संबंध रखते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये लोग जो थे इन लोगों के प्रति मतलब जो भाव था वो इनका भी था और तमिल का पूरा समर्थन था। ये लोग चूंकि अंग्रेजों ने इनको डेवलप किया था, अच्छी एजुकेशन थी, यहां पर जो डेवलपमेंट का लेवल था वो भी बहुत ऊंचा था, अच्छी जिंदगी जीते थे। प्रभाकरण ने अब इनका नेतृत्व करना शुरू किया और अपनी मांगे मानना शुरू किया। सरकार ने नहीं मानी। जब सरकार नहीं मानी तो इन्होंने फिर बदले लेने प्रारंभ किए। बस यहीं से सारी की सारी गड़बड़ होना शुरू हो गई। और क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? लिट्टे ने 1983 में सरकार के एक आर्मी के संगठन पर हमला बोल दिया। यानी कि 1976 में बना हुआ जो संगठन था, जो अभी तमिल लोगों की मांग कर रहा था, अब वो एक प्रकार से गुस्से में आकर के उसने श्रीलंका की सेना के ऊपर हमला बोल दिया, जिससे 11 श्रीलंका के आर्मी के लोग मारे गए। यहीं से कहा जाता है कि लिट्टे जो है वो एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित हो गया। जो संगठन अभी तक तमिल लोगों की मांग उठा रहा था, अब उसने हथियार उठा लिए थे और उसके हथियार उठाने से मेरे प्यारे साथियों लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम प्रभाकरण के नेतृत्व में श्रीलंका की सरकार के लिए एक आतंकवादी संगठन बन गया। साथियों इसका संगठन इतना ज्यादा प्रभावी हुआ कि यह अपने आप के लिए अब श्रीलंका सरकार पर प्रेशर बनाने लगा कि हमें एक पृथक राज्य दिया जाए। पृथक राज्य की मांग होने लगी, पृथक देश की मांग होने लगी। और मेरे प्यारे साथियों यह मांग इतनी हावी हुई कि श्रीलंका की सरकार लंबे समय तक लिट्टे के सामने बिल्कुल पंगु बन के झुकी रही, क्योंकि इसके पास में कोई भी ताकत नहीं बची थी। चीजें आगे बढ़ती गई। 83 से लेकर घटनाएं आगे बढ़ने लगी। श्रीलंका का सिविल वार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समय आया इतना विकट कि 1991 से पूर्व भारतीय सेना ने यहां पर पीस कीपिंग फोर्स बन के जाने का निर्णय लिया। समय था 1990s के दशक का। तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तब राजीव गांधी जी ने सोचा कि तमिल ही लोग हैं जो हमारे हैं, वहां पर जाकर के यदि ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, यानी श्रीलंका की सरकार के साथ काम नहीं कर रहे, तो चलिए यहां पर कुछ शांति स्थापित कर देते हैं। और इसी प्रयास में जब वो वहां पहुंचते हैं तो मेरे प्यारे साथियों इन लिट्टे के लोगों के द्वारा श्रीलंका में इंटरफियर किए जाने पर और राजीव गांधी जी के द्वारा श्रीलंका की सरकार के समर्थन में बात किए जाने के कारण लिट्टे ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला उन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या करके लिया। और 1991 में एक आत्मघाती मानव बम के द्वारा
तमिलनाडु के अंदर ही मेरे प्यारे साथियों राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। राजीव गांधी जी की हत्या तक ही ये लिट्टे नहीं रुका। 1991 के बाद 1993 में श्रीलंका के ही एक अन्य प्रधानमंत्री की भी मेरे प्यारे साथियों इनके द्वारा हत्या कर दी गई। और हत्या में सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल करके आई वो ये थी कि ये लोग अब अपने द्वारा प्रेमदासा करके, एक 1993 की बात है, प्रेमदासा करके मेरे प्यारे साथियों प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्रीलंका के, उनका भी असैसिनेशन एक ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा कर दिया गया। यह काम आगे बढ़ता रहा। लिट्टे अब इतना प्रभावी हो गया कि अब श्रीलंका की सरकार इनके सामने पंगु फील करने लगी। और यह सरकार जो अब इनके सामने पंगु फील कर रही थी, धीरे धीरे लिट्टे की हालत यह हो गई कि इनकी अपनी एयरफोर्स भी होने लगी। इन्होंने जाफना नामक शहर, जिसको आपने अभी यूनिवर्सिटी में देखा, इस पर पूरा कब्जा कर लिया और यह शहर अब लिट्टे के अधीन हुआ करता था। चीजें बढ़ती गई। अब आती है राजपक्षे सरकार, और राजपक्षे सरकार आती है बैटल ऑफ जाफना के लिए। अब राजपक्षे सरकार जो वर्तमान में गोटाबाया राजपक्षे हैं और जो महिंद्रा राजपक्षे हैं, गोटाबाया राजपक्षे तब डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और जो महिंद्रा राजपक्षे हैं ये तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इन्होंने मेरे प्यारे साथियों निर्णय लिया कि हम अब इसके साथ सख्ती से निपटेंगे। और इस सख्ती से निपटने के लिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर अटैक बोल दिए गए सरकार के द्वारा, यानी कि एक प्रकार से इस पूरे क्षेत्र के ऊपर आतंकवादियों को समझ करके लिट्टे के खात्मे के लिए यहां पर एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया गया। और यह युद्ध 2007 में शुरू हुआ। 2007 में श्रीलंका की सेना के द्वारा शुरू किया गया है यह युद्ध 2009 में कंप्लीट हुआ। एक अनुमान है कि 1.5 लाख से अधिक जो लिट्टे समर्थित लोग थे, जनता थी, तमिल जनता थी, वो मारी गई। कुछ आंकड़े कहते हैं 40,000 मारे गए, कुछ आंकड़े कहते हैं कुछ मारे गए। यह युद्ध पूरी तरह से 2009 में समाप्त हो गया। 2009 में समाप्त हुआ, लिट्टे का खात्मा हो गया जब श्रीलंका सरकार ने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि प्रभाकरण मारा गया। और प्रभाकरण के मारे जाने के बाद से यह स्थिति एकदम नॉर्मल सी प्रतीत होने लगी। अब ये हिस्सा क्यों बन के आया है? 2009 का जब अंतिम समय था, जब पूरी तरह से तमिल लोग जो कि बेगुनाह थे, जिनका कोई भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं था इस युद्ध में, वो लोग एक जगह पर इकट्ठे थे। जिस जगह पर इकट्ठे थे उस जगह पर भी आर्मी ने हमला कर दिया और तमिल नस्ल के लोगों को देख करके ही गोलियां चला दी। इस कारण से इस घटना को मैसेकर ऑफ मलावल्लू कहते हैं। जो मैंने आपको मलिक वालू अभी सिखाया ना, वो वाली चीज, उसी की याद में जाफना विश्वविद्यालय के अंदर एक स्टैच्यू लगा था जिसे हाल ही में गिरा दिया गया है, जिसके चलते वापस से जो वहां पर बचे हुए तमिल लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर के फरसे से खड़े हो गए हैं। और वही तमिल लोग अब अपनी मांगे तमिलनाडु के माध्यम से मनवाना चाहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु राज्य मेरे प्यारे साथियों अब इलेक्शन का सामना करने वाला है। 2-3 महीने के अंदर यहां इलेक्शन होने वाले हैं। राहुल गांधी जी यहां जलीकट्टू में पहुंच गए हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद है सभी साथियों को बात समझ में